अध्याय 17 बथिल्डा का रहस्य। हैरी रुको, क्या हुआ? वो अनजान एबॉर्ड की कब्र के पास थे। कोई वहाँ है, कोई हमें देख रहा है। मुझे यकीन है वहाँ झाड़ियों के पीछे। वो बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। हैरी को वहाँ कुछ नहीं दिखा। तुम्हें पक्का यकीन है? मुझे वहाँ कोई चीज़ हिलती हुई दिखी थी, मैं कसम खा सकती हूँ मुझे दिखी थी। हरमाइनी ने अपना छड़ी वाला हाथ हैरी के हाथ से छुड़ा लिया। हम मगलू जैसे दिख रहे हैं, हैरी ने कहा। ऐसे मगलू जो अभी अभी तुम्हारी मम्मी डैडी की कब्र पर फूलों का हाथ चढ़ा रहे थे। हैरी, मुझे यकीन है वहाँ कोई था। हैरी को जादू का इतिहास पुस्तक के शब्द याद आए कि कब्रिस्तान को भूतहा माना जाता था। क्या होगा अगर? लेकिन उसे एक सरसराहट सुनाई दी और उसने उस झाड़ी में बर्फ के टुकड़ों को थोड़ा हटा हुआ देखा, जिस तरफ हरमाइनी ने इशारा किया था। भूत बर्फ नहीं हटा सकते। बिल्ली होगी, हैरी ने 1-2 सेकंड बाद कहा, या कोई पक्षी। अगर वहाँ कोई प्राण भक्षी होता तो हम मर चुके होते। लेकिन यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, फिर हम दोबारा चोगा ओढ़ लेंगे। कब्रिस्तान से बाहर निकलते समय वो बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। हैरी उतना आशावादी महसूस नहीं कर रहा था जितना हरमाइनी को तसल्ली देने के लिए नाटक कर रहा था। बाहर निकलकर उन्होंने चोगा अपने ऊपर डाल लिया। शराब खाना पहले से ज़्यादा भरा था। इसके भीतर कई लोग वो भजन गा रहे थे जो उन्होंने चर्च के पास से गुजरते समय सुना था। हैरी ने सोचा क्या उन्हें इसके भीतर शरण लेनी चाहिए, लेकिन इसके पहले वो कुछ बोल पाता हरमाइनी बुदबुदाई, चलो इस रास्ते पर चलते हैं। वो जिस दिशा से आए थे उसके विपरीत दिशा पर जा रही थी। हैरी को वो जगह दिख रही थी जहाँ मकान खत्म हो गए थे, जंगल शुरू हो गया था। हम बाथिल्डा के मकान को कैसे खोजेंगे? हरमाइनी ने पूछा, जो थोड़ा कांप रही थी। हैरी, तुम्हें क्या लगता है? हरमाइनी ने उसकी बाँह खींची, लेकिन हैरी उधर ध्यान नहीं दे रहा था। वो उस स्याह खंडहर की तरफ देख रहा था जो मकान की इस कतार के बिल्कुल अंत में था। अगले ही पल उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। हरमाइनी को अपने साथ खींच कर ले गया, जिससे वो बर्फ पर थोड़ी फिसल गई। हैरी, देखो, इसकी तरफ देखो हरमाइनी। मैं ये नहीं समझ। वो इसे देख सकता था। रहस्य रक्षक सम्मोहन जेम्स और लिली की मौत के साथ ही खत्म हो गया था। हैग्रिड हैरी को इस खंडहर से निकाल कर ले गया था, जिसका मलबा कमर तक ऊंची घास में बिखरा हुआ था। उस घटना को 16 साल हो चुके थे। इस दौरान बागड़ काफी बेकाबू होकर फैल गई थी। मकान का ज्यादातर हिस्सा अब भी सही सलामत था। ऊपर वाली मंजिल का दाहिना हिस्सा पूरी तरह उड़ गया था। हैरी को यकीन था यहीं पर वोल्डेमार्ट का शाप उलट गया होगा। वो और हरमाइनी से गेट पर खड़े होकर खंडहर को निहारते रहे, जो कभी पास वाले मकान जैसा दिखता होगा। मैं सोच रही हूँ कि इसे दोबारा क्यों नहीं बनाया गया? हरमाइनी ने फुसफुसा कर पूछा। शायद इसे दोबारा ना बनाया जा सकता हो, हैरी ने जवाब दिया। शायद एक काले जादू की चोंटू जैसा हो जो आप नुकसान को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसने चोगे के नीचे से हाथ निकाल कर बर्फ से ढके काफी जंग लगे गेट को पकड़ लिया। वो इसे खोलना नहीं चाहता था। वो तो बस इस घर के किसी हिस्से को छूना चाहता था। तुम अंदर तो नहीं जाना चाहते? ये काफी असुरक्षित हो सकता है। हैरी, देखो, लगता था उसे गेट को छूने से ये हो गया था। सामने बिच्छू बूटी और जंगली झाड़ियों के बीच किसी अजीब और तेजी से उगने वाले फूल की तरह लकड़ी का एक साइन बोर्ड प्रकट हो गया, जिस पर सुनहरे अक्षर लिखे थे। इस जगह पर 31 अक्टूबर 1981 की रात को लिली और जेम्स पॉटर की जान गई थी। उनका बेटा हैरी मारक शाप से बचने वाला इकलौता जादूगर है। ये घर मगलुओं के लिए अदृश्य है और इसे खंडहर जैसी हालत में छोड़ दिया गया है, पॉटर परिवार के स्मारक के रूप में और उस हिंसा की स्मृति में जिसने उनके परिवार को बिखरा दिया। इन शब्दों के चारों ओर दूसरे जादूगरों जादूगरनियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं, जो उस जगह को देखने आए थे जहां हैरी पॉटर जिंदा बच गया था। कुछ ने अमिट स्याही से हस्ताक्षर किए थे, कुछ ने लकड़ी पर अपने नाम उकेर दिए थे। 16 साल बाद जादुई इबारत के ऊपर कुछ नए संदेश चमक रहे थे, जिनमें एक ही बात लिखी थी, गुड लक हैरी। चाहे तुम जहाँ भी रहो हैरी, अगर तुम इसे पढ़ो तो ये जान लो हम सब तुम्हारे साथ हैं। हैरी पॉटर अमर रहे। उन्हें इस साइन बोर्ड पर कुछ लिखना नहीं चाहिए था, हरमाइनी गुस्से में बोली, लेकिन हैरी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है, मुझे खुशी हुई उन्होंने ऐसा किया। वहाँ के बीच में ही रुक गया। बहुत सारे कपड़ों में लिपटी एक आकृति गली में धीरे धीरे आ रही थी। हैरी ने सोचा ये आकृति महिला की होगी। वो धीरे धीरे चल रही थी।
उसकी झुकी कमर, हुलिया और धीमी गति से लगता था वो बहुत बूढ़ी होगी। आखिरकार वो उनसे कुछ गज दूर रुक गई और बर्फ जमी सड़क के बीच में उनके सामने खड़ी हो गई। हैरी को हरमाइनी की बांह पर चिकोटी काटने की जरूरत नहीं थी। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि ये औरत मगलू हो सकती है। वो वहाँ खड़ी खड़ी एक ऐसे मकान को निहार रही थी जो मगलुओं को दिखाई नहीं दे सकता था। बहरहाल अगर ये मान लिया जाए कि वो जादूगरनी थी तो भी ये बड़ी अजीब बात थी कि वो इतनी रात को सिर्फ एक पुराने खंडहर को देखने आई थी। जादू के सभी सामान्य नियमों के अनुसार उसे हरमाइनी और हैरी नजर नहीं आने चाहिए थे। बहरहाल हैरी को ये अजीब एहसास हुआ कि वो जानती थी कि वो वहाँ पर थे। जैसे ही वो इस परेशानी भरे निष्कर्ष पर पहुंचा, उस महिला ने दस्ताने वाला हाथ उठाकर इशारा किया। हरमाइनी चोगे से नीचे हैरी के करीब आई और अपना हाथ उसके हाथ से सटा दिया। उसे कैसे मालूम? हैरी ने सिर हिला दिया। औरत ने दोबारा इशारा किया, इस बार थोड़ी जोर से। वो लोग वीरान सड़क पर आमने सामने खड़े थे। उस औरत के बारे में उसके शक हर पल बढ़ते जा रहे थे। क्या ये संभव था? वो महीनों से उन्हीं का इंतजार कर रही थी। क्या डम्बलडोर ने उसे इंतजार करने को कहा था? और ये भी कि अंत में हैरी यहाँ जरूर आएगा। अंधेरे कब्रिस्तान में वही हिली हो और उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हो। उसने डम्बलडोर की तरह उनकी उपस्थिति को भांप लिया था और उसकी ये क्षमता इतनी अद्भुत थी कि इससे हैरी का कभी पाला नहीं पड़ा था। आखिरकार हैरी बोला। हरमाइनी उछल पड़ी। तुम बथिल्डा हो? कपड़ों में लिपटी आकृति ने हाँ में सिर हिलाया और दोबारा करीब आने का इशारा किया। वो उस औरत की तरफ बढ़ने लगे। वो फौरन मुड़कर उस रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगी जिधर से वो आए थे। कई मकानों के पास से गुजरने के बाद वो एक गेट में घुस गई। उसके पीछे पीछे सामने वाले बगीचे में वो पहुंचे जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो सामने वाले दरवाजे पर चाबी लगाने के लिए एक पल ठहरी। उसने दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें निकलने का जगह देने के लिए पीछे खड़ी हो गई। उसके पास से बदबू आ रही थी या फिर शायद मकान से आ रही थी। उसके पास से गुजरते समय हैरी ने अपनी नाक सिकोड़ी और चोगा उतार दिया। उसके करीब पहुंचने पर हैरी को एहसास हुआ वो कितनी नाटी थी। उम्र के साथ उसकी कमर बहुत झुक गई थी। वो मुश्किल से उसके सीने तक आ रही थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी उंगलियों की गांठें उखड़ते हुए पेंट पर नीली और रंग बिरंगी दिख रही थी। उसने मुड़कर हैरी के चेहरे को घूरा। हैरी ने सोचा कि क्या वो उसे देख सकती है? अगर उसे देख भी सकती है तो उसे अधगंजा मगलू दिखेगा जिसका भेष हैरी ने चुरा लिया था। बुढ़ापे, धूल, बिना धुले कपड़ों और बासे खाने की बदबू बढ़ गई जब उस औरत ने दीमक का खाया काला शॉल उतारा। सफ़ेद बालों वाला सिर नजर आया जिसमें से खोपड़ी साफ दिख रही थी। बथिल्डा, हैरी ने दोबारा दोहराया। उसने सिर हिला दिया। हैरी ने अपनी चमड़ी पर लॉकेट का स्पर्श महसूस किया। लॉकेट के भीतर की चीज़ धड़क रही थी जैसे जाग गई हो। हैरी ने महसूस किया, क्या इसे एहसास हो गया है कि इसे नष्ट करने वाली चीज़ करीब है? बथिल्डा उनके पास गई। उसने हरमाइनी को एक तरफ धक्का दिया जैसे उसे देखा ही ना हो, फिर सिटिंग रूम में उजड़ हो गई। हैरी, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, हरमाइनी ने धीरे से कहा। उसकी हालत तो देखो, मुझे लगता है मौका पड़ने पर हम उसे आसानी से काबू में कर सकते हैं। हैरी ने कहा, सुनो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं जानता था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुरियल ने कहा था वो सठिया गई है। आओ, बथिल्डा ने अगले कमरे से कहा। हरमाइनी उछली। उसने हैरी की बांह पकड़ ली। सब ठीक है, हैरी ने तसल्ली देते हुए कहा। वो हरमाइनी के आगे चलकर सिटिंग रूम में पहुंच गया। बथिल्डा धीरे धीरे जलती हुई मोमबत्ती जला रही थी। अंधेरा बहुत था, गंदगी भी बहुत थी। उनके पैरों के नीचे मोटी धूल कसमसाई। हैरी की नाक में सीलन और फफूंद के साथ कोई बदबू आई जैसे कोई मांस सड़ गया है। वो सोचने लगा, पिछले बार कब किसी ने बथिल्डा के मकान में आकर देखा होगा, वो किस हाल में है। लगता था वो भूल गई थी कि वो जादू कर सकती है, क्योंकि वो हाथ से मोमबत्तियां जला रही थी। ये काम मैं करता हूँ, हैरी ने उससे माचिस लेते हुए कहा। वो खड़ी खड़ी देखती रही। जब हैरी ने तश्तरियों में रखे मोमबत्तियों के ठूंठ जलाए, ये तश्तरियाँ पुस्तकों के ढेर पर थीं और साइड टेबलों पर रखी थीं जिन पर टूटे और गंदे कप रखे थे। हैरी को आखिरी मोमबत्ती एक अलमारी पर दिखी। अलमारी पर बहुत से फ्रेम किए हुए फोटो रखे थे। जब बथिल्डा आग के लट्ठों को हाथ से सही करने लगी तो वो बुदबुदाया, स्वच्छ हो। तस्वीरों से धूल गायब हो गई। उसने तत्काल देख लिया, सबसे बड़े और सजावटी आधा दर्जन फ्रेमों से तस्वीरें गायब हैं। वो सोचने लगा, इन्हें बथिल्डा ने हटाया या किसी और ने। फिर उसकी निगाह उस संग्रह के पीछे वाली तस्वीर पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया। ये सुनहरे बालों वाले हंसते हुए चोर की तस्वीर थी। वो युवक जो
ग्रेगोरोविच की खिड़की की मुंडेर पर बैठा हुआ था। वो चांदी के फ्रेम में से हैरी की तरफ आलस से मुस्कुरा रहा था। हैरी को याद आ गया उसने इस लड़के को पहले कहाँ देखा था। एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला पुस्तक में, जहाँ ये किशोर डम्बलडोर का हाथ पकड़े था। वो जानता था बाकी गायब तस्वीरें भी रीटा की पुस्तक में होंगी। मिस बैकशॉट, उसने कहा, उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी। ये कौन है? मथिल्डा कमरे के बीच में खड़ी होकर हरमाइनी को आग जलाते देख रही थी। मिस बैकशॉट, हैरी ने दोहराया। वो तस्वीर हाथ में उठाकर आगे बढ़ा। अंगीठी में लपटें उठीं। मथिल्डा ने हैरी की आवाज़ सुनकर ऊपर देखा और होर्क्रक्स उसके सीने पर ज़्यादा तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? हैरी ने तस्वीर आगे बढ़ाकर पूछा। मथिल्डा ने इसकी तरफ देखा और फिर हैरी को देखने लगी। क्या आप जानती हैं ये कौन है? उसने सामान्य से ज़्यादा तेज आवाज़ में दोहराया। मथिल्डा चकराई हुई दिख रही थी। ये युवक कौन है? उसने ज़ोर से एक बार फिर पूछा। हैरी, तुम क्या कर रहे हो? हरमाइनी, ये तस्वीर उस चोर की है जिसने ग्रेगोरोविच के यहाँ चोरी की थी। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया मिस बैकशॉट? हरमाइनी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? मथिल्डा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था जिससे ये पता चले कि उसने हरमाइनी की बात सुन ली है। हैरी ने पूछा, आप चाहती हैं कि हम चले जाएं? मथिल्डा ने दोबारा वही हरकत की। इस बार पहले उसकी तरफ, फिर अपनी तरफ और फिर छत की तरफ इशारा किया। ओह ठीक है हरमाइनी, मुझे लगता है वो मुझे ऊपर की मंजिल पर ले जाना चाहती हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन जब हरमाइनी हिली तो मथिल्डा ने आश्चर्यजनक तेजी से अपना सिर हिला दिया और एक बार फिर पहले हैरी की तरफ इशारा करने के बाद अपनी तरफ इशारा किया। वो चाहती है कि मैं अकेला उसके साथ जाऊं। क्यों? हरमाइनी ने पूछा। उसकी आवाज़ मोमबत्तियों से रोशन कमरे में तेजी से गूंज गई। शायद डम्बलडोर ने उससे कहा हो कि वो तलवार मुझे और सिर्फ मुझे ही दे। क्या तुम्हें सचमुच लगता है वो तुम्हें पहचानती है? हाँ, हैरी ने उन दूधियाँ आंखों में देखते हुए कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन जल्दी आना। आगे चलिए, हैरी ने मथिल्डा से कहा। लगता था वो उनकी बात समझ गई थी क्योंकि वो उसके पास से होकर दरवाजे की तरफ चल दी। हैरी हरमाइनी को तसल्ली देने के लिए मुस्कुराया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि हरमाइनी ने इसे देखा था। वो अपने सीने पर हाथ बांधकर अटाले के बीच में खड़ी रही, किताबों की अलमारी को देखती रही। जब हैरी कमरे से बाहर निकला तो उसने हरमाइनी और मथिल्डा की नज़र बचाकर अनजान चोर का चांदी के फ्रेम वाला फोटो अपनी जैकेट के भीतर रख लिया। सीढ़ियाँ ऊंची और सकरी थीं। हैरी मथिल्डा की पीठ पर हाथ रखकर तसल्ली करना चाहता था कि वो गिर न जाए। धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हुए वो ऊपर पहुंच गई। यहाँ घूप अंधेरा था, भयंकर बदबू थी। हैरी को पलंग के नीचे रखा यूरिन पॉट नजर आया। प्रकाशित भव, हैरी ने कहा। उसकी छड़ी की नोक पर रोशनी हो गई। वो चौंक गया। अंधेरे के उन चंद पलों में मथिल्डा अचानक बहुत करीब आ गई। तुम पॉटर हो? वो फुसफुसाई। हाँ। हैरी को महसूस हुआ होर्क्रक्स उसके दिल से ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। ये बहुत अप्रिय एहसास था। क्या आप मुझे कुछ देना चाहती हैं? हैरी ने पूछा, लेकिन उसकी छड़ी की रोशनी से विचलित दिख रही थी। क्या आप मुझे कुछ देना चाहती हैं? उसने दोहराया। मथिल्डा ने आंखें बंद कर ली और एक साथ कई चीज़ें हुईं। हैरी के निशान में तेज़ दर्द। होर्क्रक्स के हिलने से उसके स्वेटर का अगला हिस्सा हिलने लगा। अंधेरा बदबूदार कमरा पल भर के लिए ओझल हो गया। उसे खुशी की लहर महसूस हुई। वो ऊंची ठंडी आवाज़ में बोला, उसे पकड़ लो। हैरी जहाँ खड़ा था वहीं लहराया। बदबूदार कमरा फिर उस पर हावी हो रहा था। वो नहीं जानता था अभी अभी क्या हुआ। क्या आप मुझे कुछ देना चाहती हैं? उसने तीसरी बार ज़्यादा जोर से पूछा। वहाँ पर, वो कोने की तरफ इशारा करके फुसफुसाई। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई। पर्दे लगी खिड़की के नीचे सामान से लदी ड्रेसिंग टेबल की आकृति को देखा। इस बार वो उसके आगे नहीं गई। हैरी छड़ी उठाकर उसके और पलंग के बीच से उस तरफ गया। वो मथिल्डा पर से नजरें नहीं हटा रहा था। ये क्या है? उसने पूछा जब वो ड्रेसिंग टेबल तक पहुंच गया। वहाँ उसने निराकार ढेर की तरफ इशारा किया। जिस पल उसकी आंखें उस ढेर में तलवार की मूठ या माणिक की तलाश कर रही थी, मथिल्डा अजीब तरीके से हिली। हैरी ने अपनी आंख के कोने से उसे देखा। दहशत के मारे वो मुड़ा और डर के कारण जैसे उसे लकवा मार गया हो। जब उसने देखा, बूढ़ा शरीर लुढ़क गया था और मथिल्डा की गर्दन से एक बड़ा सांप निकल रहा था। जैसे ही उसने अपनी छड़ी उठाई, सांप ने वार किया। सांप ने हैरी की बाह पर इतनी जोर से काटा कि उसकी छड़ी छूटकर
छत की तरफ उड़ गई। लहराती हुई रोशनी कमरे पर पड़ी और फिर छड़ी बुझ गई। फिर हैरी की कमर में पूंछ कसकर पड़ी, जिससे उसका दम निकल गया। वो पीछे की तरफ ड्रेसिंग टेबल पर गंदे कपड़ों के ढेर पर गिरा। वो तिरछा हुआ और सांप की पूंछ से बाल बाल बचा। नीचे से हरमाइनी की आवाज आई, हैरी! हरमाइनी को जवाब देने के लिए वो फेफड़ों में पर्याप्त सांस नहीं भर पाया। किसी भारी चिकनी चीज ने उसे तेजी से फर्श पर गिरा दिया, कोई सशक्त मांसपेशी से भरी चीज। नहीं! वो फर्श पर पड़े पड़े हाँफते हुए चिल्लाया। हाँ हाँ, तुम्हें पकड़े रहना है, तुम्हें पकड़े रहना है। आग मनो छड़ी! लेकिन कुछ नहीं हुआ। सांप को दूर हटाने के लिए उसे अपने हाथों की जरूरत थी, क्योंकि अब ये उसके धड़ पर लिपट रहा था और उसकी बची खुची हवा बाहर निकाल रहा था। उसके सीने के होर क्रक्स को दबा रहा था, जो अब बर्फ के गोले की तरह जीवन से धड़क रहा था और उसके धड़कते हुए दिल से कुछ इंच दूर था। उसके दिमाग में ठंडी सफेद रोशनी की बाढ़ आ गई। सारे विचार गुम हो गए। धातु का दिल उसके सीने के बाहर धड़क रहा था और अब वो उड़ रहा था, सीने में विजय के उल्लास के साथ, झाड़ू या थ्रस्टॉल के बिना। वो बदबूदार अंधेरे में अचानक जाग गया। नगीनी ने उसे छोड़ दिया। वो उठा और बाहर से आती रोशनी में सांप की आकृति को देखा। इसने प्रहार किया और हरमाइनी ने चीख कर एक तरफ छलांग लगा दी। उसका निशाना चूक गया और मंत्र पर्दे वाली खिड़की से टकराया, जो टूट गई। कमरे में ठंडी हवा भर गई। जब हैरी टूटे कांच की एक और बारिश से बचने के लिए झुका, उसका पैर किसी पेंसिल जैसी चीज पर फिसल गया। उसकी छड़ी उसने झुककर तेजी से उठाई। सांप पूरे कमरे में हंगामा मचा रहा था। हरमाइनी नजर नहीं आ रही थी। एक पल के लिए हैरी को ये विचार आया कि कहीं उसका काम तमाम तो नहीं हो गया, लेकिन जोरदार धमाका हुआ। लाल रोशनी की चमक के साथ सांप हवा में उड़ गया। उड़ते उड़ते सांप ने हैरी के चेहरे पर इतनी तेजी से पूंछ मारी कि वो उछलकर छत पर पहुंच गया। वो आ रहा है हरमाइनी, वो आ रहा है! उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सांप जोर से फुफकारा। हर चीज अस्त व्यस्त थी। इसने दीवार पर लगी अलमारियों के कांच को चकनाचूर कर दिया था। हैरी ने पलंग के ऊपर से कूदकर हरमाइनी के स्याह आकृति को पकड़ लिया। हरमाइनी दर्द से चीखी जब वो उसे खींचकर पलंग के पार ले गया। सांप दोबारा उठा, लेकिन हैरी जानता था कि शायद सांप से ज्यादा बुरी चीज आ रही थी। गेट तक पहुंच चुकी थी। निशान के दर्द के कारण सिर का बहुत बुरा हाल था। सांप तेजी से आगे बढ़ा। जब सांप ने वार किया तो हरमाइनी चिल्लाई, अग्नि विस्फोट! उसका मंत्र कमरे में चारों तरफ उड़ने लगा। कपड़ों की अलमारी में लगे आईने में विस्फोट हो गया। उससे टकराकर मंत्र उनकी तरफ लौटा। फिर ये फर्श से छत के बीच उछलने लगा। हैरी ने महसूस किया इसकी गर्मी से उसके हाथ का पिछला हिस्सा जल गया था। जब वो हरमाइनी को अपने साथ खींचते हुए पलंग की टूटी हुई ड्रेसिंग टेबल पर कूदा और फिर उन्होंने टूटी हुई खिड़की से हवा में छलांग लगा दी। जब वो हवा में घूमे तो हरमाइनी की चीख रात के अंधेरे में गूंजती रही। उसका निशान खुल गया और वो वोल्डेमॉर्ट बन गया। वो बदबूदार बेडरूम में भाग रहा था। उसके लंबे सफेद हाथ खिड़की की मुंडेर पर रखे थे। जब उसने गंजे आदमी और नाटी औरत को घूमते और ओझल होते देखा, फिर गुस्से से चीखा। उसकी चीख भी लड़की की चीख से मिल गई। अंधेरे बगीचों के पार क्रिसमस के मौके पर बजती चर्च की घंटियों के ऊपर सुनाई दी। और उसकी चीख हैरी की चीख थी। उसका दर्द हैरी का दर्द था। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये एक बार फिर वहीं हो गया था जहां ये पहले हो चुका था। यहाँ उस मकान के पास जहां वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मौत! दर्द इतना भयंकर था, अपने शरीर से अलग हो जाना। लेकिन अगर उसके पास शरीर नहीं था तो फिर उसका सिर इतनी बुरी तरह क्यों दुखा था? अगर वो मर चुका था तो उसे इतना सहनीय एहसास कैसे हो सकता था? क्या दर्द मौत के साथ खत्म नहीं होता, चला नहीं जाता? रात नम और हवादार थी। 2 बच्चे कद्दुओं के भेस में चौक के पार इठला के चल रहे थे और दुकान की विंडोज में भरी कागज की मकड़ियों को देख रहे थे। भड़कीली मगलू वस्तुओं की ऐसी दुनिया जिसमें वो यकीन नहीं करते थे, और वो चला जा रहा था। उसके भीतर उद्देश्य, शक्ति और सब कुछ सही होने का एहसास था, जो उसे हमेशा ऐसे मौक़ों पर होता था। गुस्सा नहीं, ये कमज़ोर लोगों को आता है, लेकिन विजय, हाँ, उसने इसके लिए इंतज़ार किया था। उसने इसकी उम्मीद की थी। अच्छी पोशाक है। उसने छोटे बच्चे की मुस्कुराहट गायब होते देखी। जब करीब आने पर बच्चे ने नकाब के नीचे देखा। बच्चे के चेहरे पर डर का भाव था। बच्चा मुड़ा, दूर भागने लगा। दुशाले के नीचे उसने अपनी छड़ी की मूठ पर उंगलियां फेरी। इसे थोड़ा सा हिला दिया तो बच्चा अपनी माँ के पास नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अनावश्यक।
बहुत अनावश्यक। फिर वो एक नई और अंधेरे में डूबी सड़क पर पहुंच गया। अब उसे अपनी मंजिल नजर आ रही थी। रहस्य रक्षक सम्मोहन टूट गया था। हालांकि उन्हें ये बात पता नहीं थी, उसके कदमों की आहट फुटपाथ पर पत्तियों के सरकने की आवाज़ से भी धीमी थी। वो अंधेरे में डूबी बागड़ के करीब आया। उसने इसके पार देखा। उन्होंने पर्दे बंद नहीं किए थे। वो छोटे सिटिंग रूम में साफ दिख रहे थे। लंबा काले बालों वाला आदमी जिसने चश्मा लगा रखा था, वो अपनी छड़ी से रंगीन धुआं निकाल कर नीले पजामे और काले बालों वाले छोटे लड़के का दिल बहला रहा था। बच्चा हंस रहा था, धुएं को अपनी नन्ही मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक दरवाज़ा खुला। माँ अंदर आई। उसने कुछ कहा जिसे वो सुन नहीं पाया। उसके लंबे गहरे लाल बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अब पिता ने बच्चे को उठाकर माँ को थमा दिया और अपनी छड़ी सोफे पर फेंक कर जम्हाई और अंगड़ाई लेने लगा। खुलते समय गेट चरमराया, लेकिन जेम्स पॉटर को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसके सफ़ेद हाथ ने चोगे के नीचे से छड़ी बाहर निकाली, दरवाजे की तरफ तान दी जो खुल गया। उसके चौखट पार करते ही जेम्स तेजी से हॉल में आया। ये बहुत आसान था, बहुत आसान। उसने अपनी छड़ी भी नहीं उठाई थी। लिली, हैरी को लेकर चली जाओ, वो आ गया है, जाओ भागो, मैं उसे रोकता हूँ, उसे रोकता हूँ। छड़ी के बिना? शाप देने से पहले वो हंसा। मृत्यु दंशम। हरी रोशनी उस छोटे गलियारे में भर गई। इससे दीवार से टिकी बच्चा गाड़ी चमकने लगी। सीढ़ियों की रेलिंग ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगी। जेम्स पॉटर ऐसी कठपुतली की तरह गिर गया जिसकी रस्सियां कट गई हों। उसे ऊपर की मंजिल से औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो फंस गई थी, लेकिन अगर वो समझदारी दिखाए तो कम से कम उसे कोई खतरा नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ा और थोड़े आनंद के साथ उसका रास्ता रोकने की कोशिशों को सुना। उसके पास भी छड़ी नहीं थी। वो कितने मूर्ख थे जो अपने दोस्तों पर मूर्खतापूर्ण भरोसा करते थे और ये सोचते थे हथियार कुछ पलों के लिए छोड़े जा सकते हैं। उसने अपनी छड़ी हल्के से लहराकर दरवाज़ा खोला। फिर उसने इससे टिका कर रखी गई कुर्सियों और बक्सों को हटाया। सामने वो खड़ी थी, बच्चा उसकी बाहों में था। उसे देखते ही उसने अपने बेटे को अपने पीछे पालने में डाला। अपनी चौड़ी बाहें फैला लीं, जैसे इससे मदद मिलेगी, जैसे उसकी नज़रों से ओझल करने पर वो बच्चे की बजाय उसे मार डालेगा। हैरी को नहीं, हैरी को नहीं, मेहरबानी करके हैरी को नहीं। एक तरफ हट जाओ मूर्ख लड़की, एक तरफ हट जाओ अभी। नहीं, प्लीज़ मुझे ले लो, उसके बजाय मुझे मार दो। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। हैरी को नहीं, प्लीज़ रहम करो। हैरी को नहीं, हैरी को नहीं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज़। एक तरफ हट जाओ, एक तरफ हट जाओ लड़की। वो उसे पालने से ज़बरदस्ती दूर हटा सकता था, लेकिन उन सब को एक साथ मारने में ज़्यादा समझदारी थी। कमरे में हरी रोशनी चमकी। अपने पति की तरह ही वो भी गिर गई। बच्चा इस दौरान रोया नहीं, वो खड़ा हो गया। वो अपने पालने की छड़ें पकड़कर दिलचस्पी से घुसपैठिए को देख रहा था। शायद वो सोच रहा था उसके पिता हैं जो चोगी के नीचे छिपे हैं और रंगीन रोशनियां दिखा रहे हैं, और उसकी मम्मी किसी भी पल हंसती हुई खड़ी हो जाएंगी। उसने अपनी छड़ी बहुत सावधानी से लड़के के चेहरे की तरफ की। वो इसे ख़त्म होते देखना चाहता था, इस रहस्यमय खतरे का खात्मा। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसने देख लिया था कि वो जेम्स नहीं है। उसे रोना अच्छा नहीं लगा। वो अनाथालय में छोटे बच्चों के रोने को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मृत्युदंशम। और फिर वो गायब हो गया। वो कुछ नहीं था, दर्द और दहशत के सिवा कुछ नहीं। उसे खुद को छिपाना होगा, इस उजाड़ खंडहर के मलबे में नहीं जहाँ बच्चा फंस गया था और चीख रहा था, बल्कि कहीं दूर, बहुत दूर। नहीं, वो कराहा सांप अस्त व्यस्त गंदे फर्श पर फिसला। उसने बच्चे को मार डाला। उसने बच्चे को मार डाला था। इसके बावजूद बच्चा जिंदा बच गया। नहीं, नहीं। और अब वो बथिल्डा के घर की टूटी खिड़की पर खड़ा था और अपने सबसे बड़े नुकसान की यादों में डूबा था। उसके पैरों के पास विशाल सांप टूटे कांच पर फिसल रहा था। उसने नीचे देखा और उसे सब कुछ दिख गया, कुछ अविश्वसनीय। नहीं हैरी, सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो नीचे झुका। उसने अपना चकनाचूर फोटो उठा लिया। उसमें अनजान चोर था, वो चोर जिसकी उसे तलाश थी। नहीं, मैंने इसे गिरा दिया था, मैंने इसे गिरा दिया था। हैरी, सब ठीक है, जाग जाओ, जाग जाओ। वो हैरी था, वोल्डेमॉर्ट नहीं था, हैरी था। जो चीज़ फिसल रही थी वो सांप नहीं थी। उसने अपनी आंखें खोली। हैरी, हरमाइनी फुसफुसाई, क्या तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो? हाँ,
उसने झूठ बोल दिया। वो टेंट में था और कंबलों के ढेर के नीचे बर्थ पर लेटा हुआ था। शांति और ठंड के एहसास में वो समझ गया था भोर अभी हुई होगी। वो पसीने से नहा रहा था। वो इसे चादरों और कंबलों पर महसूस कर सकता था। हम बच गए? हाँ, हरमाइनी ने कहा। मुझे तुम्हें बर्थ पर लिटाने के लिए वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ा था। मैं तुम्हें उठा नहीं पाई। तुम देखो, तुम बिल्कुल भी। हरमाइनी की भूरी आंखों के नीचे बैगनी छाया थी। उसके हाथ में एक छोटा सा स्पंज था। वो उसका चेहरा पोंछ रही थी। तुम बीमार थे, बहुत बीमार। हम कितने समय पहले आए हैं? घंटों पहले। अब सुबह होने वाली है। और मैं बेहोश था? पूरी तरह नहीं। तुम चिल्ला रहे थे, कराह रहे थे, ऐसी ही चीज़ें। उसने ऐसे अंदाज में कहा जिससे हैरी परेशान हो गया। उसने क्या किया था? वोल्डेमॉर्ट की तरह शाप दिए थे, पालने में पड़े बच्चे की तरह रोया था। मैं तुम्हारे शरीर से होरक्रक्स नहीं उतार पाई, हरमाइनी ने कहा। वो जान गया था वो विषय बदलना चाहती थी। ये चिपक गया था, तुम्हारे सीने से चिपक गया था। मुझे अफसोस है, वहाँ निशान रह गया है। इसे निकालने के लिए मुझे विच्छेद सम्मोहन का इस्तेमाल करना पड़ा। सांप ने तुम्हें काट लिया था, लेकिन मैंने घाव साफ करके डिटैनी लगा दी है। हैरी ने अपनी पसीने से तरबतर टी शर्ट उतारी और अपने सीने की तरफ देखा। वहाँ लाल अंडाकार निशान था जहाँ लॉकेट ने उसे जला दिया था। इसके अलावा बांह पर सांप के दांतों के निशान दिख रहे थे जो अब आधे ठीक हो चुके थे। तुमने होरक्रक्स कहाँ रखा है? मेरे बैग में है। मुझे लगता है हमें इसे कुछ समय के लिए दूर रखना चाहिए। वो अपने तकियों पर लेट गया और हरमाइनी के तनावपूर्ण सफ़ेद चेहरे को देखने लगा। हमें गॉड्रिक्स हॉलो नहीं जाना चाहिए था। ये मेरी गलती थी, पूरी तरह से मेरी गलती हरमाइनी। मुझे अफसोस है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी तो जाना चाहती थी। मुझे सचमुच लगा था डंबलडोर ने वहाँ तुम्हारे लिए तलवार छोड़ी होगी। हाँ देखो, हमने गलत सोच लिया था, है ना? क्या हुआ था हैरी जब वो तुम्हें ऊपर की मंजिल पर ले गई थी? क्या सांप कहीं छिपा था? क्या वो बाहर निकला और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? नहीं, बथिल्डा ही सांप थी, या सांप ही बथिल्डा था पूरे समय। क्या? हैरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब भी अपने शरीर पर बथिल्डा के मकान की बदबू महसूस कर सकता था। बथिल्डा को मरे काफ़ी समय हो गया होगा। सांप उसके भीतर था। तुम जानते हो कौन ने उसे गॉड्रिक्स हॉलो में इंतज़ार करने के लिए छोड़ा होगा। तुमने सही कहा था, वो जानता था मैं वहाँ आऊँगा। सांप उसके भीतर था? हैरी ने अपनी आंखें दोबारा खोली। हरमाइनी के चेहरे पर वितृष्णा और घिन का भाव था। ल्यूपिन ने सही कहा था। ल्यूपिन ने सही कहा था। हमारा मुकाबला ऐसे जादू से होगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। वो तुम्हारे सामने इसलिए बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो सर्प भाषा में बात कर रही थी। मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं उसकी बात समझ सकता था। कमरे में पहुंचने के बाद सांप ने तुम जानते हो कौन को संदेश भेजा, इसे मैंने अपने दिमाग में महसूस किया। मैंने महसूस किया कि वो रोमांचित हो रहा है। उसने सांप से कहा कि वो मुझे वहीं रोके रहे। हैरी को याद आया सांप बथिल्डा की गर्दन से बाहर आ रहा था, लेकिन हरमाइनी को सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं थी। सांप का मकसद मुझे मारना नहीं था, बल्कि तुम जानते हो कौन के आने तक वहाँ रोके रखना था। अगर वो सांप को मार डालने में कामयाब हो जाता तो ये पूरा अभियान सार्थक हो जाता। वो निराशा से भर उठा। उसने चादर फेंक दी। हैरी, नहीं, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। नींद की ज़रूरत है। नींद की ज़रूरत तो तुम्हें है, बुरा मत मानना, पर तुम्हारी हालत बहुत बुरी दिख रही है। मैं ठीक हूँ। अब कुछ समय के लिए मैं रखवाली करता हूँ। मेरी छड़ी कहाँ है? हरमाइनी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी तरफ देखती रही। मेरी छड़ी कहाँ है हरमाइनी? वो अपना होंठ काट रही थी और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरी छड़ी कहाँ है? वो पलंग के नीचे झुकी हैरी की छड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। हॉली और फीनिक्स की छड़ी के लगभग 2 टुकड़े हो चुके थे। फीनिक्स के पंख का एक कमज़ोर हिस्सा दोनों टुकड़ों को जोड़े हुए था, लेकिन छड़ी पूरी तरह टूट गई थी। हैरी ने इसे इस तरह अपने हाथों में लिया जैसे कोई जीवित वस्तु हो और उसे गंभीर चोट लगी हो। दहशत और डर के कारण उसे हर चीज़ घूमती हुई लग रही थी। उसने हरमाइनी की तरफ छड़ी बढ़ाई। इसे जोड़ दो प्लीज़। हैरी, मुझे नहीं लगता ये इतनी बुरी तरह से टूटी है। प्लीज़ हरमाइनी, कोशिश तो करो। मरम्मतो। छड़ी थोड़ी सी जुड़ गई। हैरी ने उसे ऊपर उठाया। प्रकाशित भव। छड़ी से हल्की चिंगारी निकली, फिर बुझ गई। हैरी ने उसे हरमाइनी की तरफ ताना। निरस्त्र भव। हरमाइनी की छड़ी हल्के से हिली, लेकिन हाथ से छूटी नहीं। जादू की कमज़ोर कोशिश भी हैरी की छड़ी को भारी पड़ गई और वो दोबारा टूट गई। हैरी ने स्तब्धता से छड़ी को घूरा और उसकी आंखें जो देख रही थी उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिस छड़ी ने इतना कुछ सहन किया था। हैरी,
हरमाइनी धीरे से फुसफुसाई। उसकी बात बहुत मुश्किल से सुनाई दी। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस। मुझे लगता है ये मेरी गलती से हुआ। जब हम निकल रहे थे तो सांप हमारी तरफ आ रहा था। मैंने विस्फोटक शाप मार दिया था। वो शाप पूरे कमरे में टकराता उछलता रहा और इसने ही तुम्हारी छड़ी को। ये संयोग था, हैरी ने मशीनी अंदाज में बोला। वो खोखला और स्तब्ध महसूस कर रहा था। हम इसकी मरम्मत करने का कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। हैरी, मुझे नहीं लगता हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। हरमाइनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। याद है रॉन की छड़ी, याद है? वो दोबारा कभी पहले जैसी नहीं हो पाई थी। उसे नई छड़ी लेनी पड़ी थी। हैरी ने ओलिवेंडर के बारे में सोचा, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने अपहरण करके कैद कर लिया था। उसने ग्रेगोरोविच के बारे में भी सोचा, जो मर गया था। वो अपने लिए नई छड़ी कहाँ से लाएगा? उसने नाटक करते हुए उदासीन आवाज़ में कहा, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी छड़ी उधार ले लेता हूँ, पहरेदारी के लिए। हरमाइनी का चेहरा आंसू से सना था जब उसने हैरी को अपनी छड़ी थमा दी। हैरी उसे पलंग के पास बैठा हुआ छोड़ गया। उसके मन में इस वक्त हरमाइनी से दूर जाने की जितनी इच्छा थी, उतनी किसी चीज़ की नहीं थी।